सो हेलो एवरीवन। सो आज हम दूसरे लेक्चर पे जा रहे हैं स्पेस से रिलेटेड चीज़ों के डिस्कशन करने के लिए। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शंस फॉर यूपीएससी एंड हम इस वीक स्पेस से रिलेटेड सारे चीज़ों को देखेंगे। तो दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन। क्लास बिगिन करने से पहले रिवीजन के लिए थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में जो भी हमने पढ़ा है दैट वी विल सी, and after that we will begin and finally we will see the previous year questions also that has come from space section. Okay, so in the last class already we have seen this question कि none of these was the answer for this question. Now there is one thing that you need to remember from the previous class कि LMV3 जो है this renaming it was not for the first time. Okay, so launch vehicle Mark 3 it was this GSLV has been renamed already once earlier also, and this name was given because the purpose of the GSLV was to launch the vehicle in LEO, not in geosynchronous orbits. So that's why it was renamed as launch vehicle Mark 3. Maki that we have studied this NSIL is a Central Public Sector Enterprises of Department of Space. And then one more thing that we have studied, this is the first time that Indian Space Agency ISRO has launched a payload weighing 6 ton. That is the highest payload that has been launched by the ISRO in LEO orbit, low Earth orbit. Okay, तो ये दो चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. This we will see in today's class कि किस तरीके से जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करने के बाद आफ्टर दैट द सैटेलाइट इज पुट इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. दिस वन इज द फिफ्थ फ्लाइट ऑफ GSLV Mark 3. तो ये भी याद रखना है, ठीक है. और Mark 3 जो है वो 3 स्टेज का 3 स्टेज रॉकेट, तो ये भी हमें याद रखना है. ओके, ये 3 स्टेज दैट आई एम टॉकिंग, स्ट्रैप एंड मोटर्स, कोर स्टेज और ये अपर स्टेज, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग. दिस का बैंड एंड कू बैंड, दिस वन ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर कि का बैंड और कू बैंड का फ्रीक्वेंसी कितना है और गीगाहर्ट्ज में है, तो दैट वी विल सी ऑल्सो. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बैंड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द स्पेस एजेंसी वंस और ट्वाइस कि कब कब क्या क्या सेपरेशन होता है. So here I am focusing again कि this Ku band has 12 to 18 gigahertz frequency and this Ka band has 26 to 40 gigahertz frequency. That we need to remember. This is the super high frequency range. Super high frequency range. Okay. Super high frequency range. और this is between 3 gigahertz to 30 gigahertz. इसमें वी नीड टू रिमेंबर एस बैंड ऑल्सो. एस बैंड भी काफी यूज किया जाता है 2 to 4 गीगाहर्ट्ज, और सी बैंड ऑल्सो दैट इज 4 to 8 गीगाहर्ट्ज. साथ में एल बैंड ऑल्सो. रिसेंटली नाविक, वी हैव हर्ड द न्यूज अबाउट नाविक कॉन्स्टलेशंस, दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. तो दे आर ट्राइंग टू यूज द एल बैंड सिग्नल ऑल्सो, ठीक है, फॉर नेविगेशन पर्पस. वो हमारा ये क्या कहते हैं लोकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो नाविक सिस्टम के लिए, और ये यूज में रहा है. तो 1 to 2 गीगाहर्ट्ज जो है वो एल बैंड है. एल बैंड इज बिटवीन 1 to 2 गीगाहर्ट्ज. सो रिपीट इट एंड रीड इट टाइम एंड अगेन एंड यू इट विल बी सेटल्ड इन योर मेमोरी ऑल्सो. सो आफ्टर सर्टन रिपीटेशन, तो कू बैंड जो है 12 to 18 गीगाहर्ट्ज है और का बैंड इज बिटवीन 26 to 40 गीगाहर्ट्ज.
It might be asked in UPSC examination because it's very important frequency range. Okay. So ये हमारा आज का लेक्चर का टॉपिक है और जीएस पेपर 3 में भी ये मेंशन्ड है ऑलरेडी कि अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी स्पेस, ये सेक्शन हम अभी डील कर रहे हैं इस वीक। कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एसएनटी हमारा जो पार्ट है वो जीएस पेपर 3 मेंस में पूछा जाता है एंड प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लास आल्सो और इन टुडेज क्लास आल्सो वी विल सी इट। ठीक है, तो हमने कुछ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है कि जिससे कि आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आज इस वीक के लिए प्रायर टू लाइक 31st देयर विल बी 31st ऑफ अक्टूबर। सो प्रायर टू 31st ऑफ अक्टूबर आपको प्रीएम्बल जो है वो कंप्लीट करना है फ्रॉम लक्ष्मीकांत। ठीक है, और जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो है ये तमिलनाडु हिस्ट्री बोर्ड का बुक है दैट यू नीड टू फिनिश इट फ्रॉम देयर। और इसमें क्या करना है, यू नीड टू रीड ट्वाइस। तो पहले इसको पढ़ना है, देन वी विल रीड दिस वन और फिर हम रिपीट करेंगे 2 टाइम्स। मतलब इस वीक में हमें 2 बार कम से कम इसको पढ़ना है। ठीक है, तो प्रीएम्बल और जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हम बहुत ही छोटी चीज से स्टार्ट कर रहे हैं एंड इट्स इजी ऑन योर पार्ट ऑल्सो कि यू कैन फॉलो इट। आई विल कवर एवरीथिंग CSAT इंक्लूडिंग CSAT ऑल्सो। सो आप प्रिपेयर रहें और स्टार्ट करें प्रॉपरली चीज़ों को। स्लोली आई विल गेट इनटू रिदम ऑल्सो, तो आपको थोड़ा सा अधिक असाइनमेंट मिलेगा एंड आई विल कवर दिस टॉपिक ऑल्सो लेटर ऑन। ठीक है, एंड बिफोर बिगनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम क्यों देखते हैं। इससे हमें किसी सब्जेक्ट के, किसी टॉपिक के इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है, तो हम इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को गॉज करते हैं। इससे ये कोई 10th या 12th का एग्जामिनेशन है नहीं कि इस टॉपिक से 12 मार्क्स का पूछा जाता है तो हर एक बार 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। यूपीएससी विल नेवर डू दैट एंड इट हैज नेवर डन दैट। सो it will change its pattern in the upcoming examinations. It will like give different weightage to different sections. तो ये कोई सर्टन नहीं, यूपीएससी में यू जो है वो यूनियन के लिए यूज होता है और ये नॉमिनल और रियल सेंस में यूनियन के लिए यूज होता है। यूपीएससी जो कि हमारा एचआर एजेंसी और रिक्रूटिंग एजेंसी है, काफ़ी ही ट्रस्टवर्दी और वेरी मच पंक्चुअल एजेंसी, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, एचआर एजेंसी है और इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, लेकिन यूपीएससी में यू जो है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इट इज यूज्ड फॉर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है, कई सारे चीज जो होते हैं इसके अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आई नीड टू प्रिपेयर थोरोली विद द हेल्प ऑफ सिलेबस। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, बट ये नहीं कि एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जैसे ही मतलब सोचने लगना है या थिंक करने लगना है। ठीक है, हो सकता है कि पिछले साल एलिमिनेशन से क्वेश्चन बन जाए और इस साल एलिमिनेशन से क्वेश्चन जो है निगेटिव हो जाए। तो नॉलेज विल बी द की इन गेटिंग थ्रू दिस एग्जामिनेशंस। तो आई विल हेल्प यू आउट एंड गाइड यू थ्रू आउट दिस ईयर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो आपको लगातार लेकिन एक रूटीन, सर्टेन रूटीन को सिंपल वे में फॉलो करते रहना है। यू डू नॉट हैव टू प्लान वेरी बिग कि इस वीक में ये कर लेंगे। यू आर नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन की बहुत बड़ा सा कुछ तोप कर लेना है तुरंत ही, और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, चीज़ों को सिंपल रखना है। ठीक है, बट आई विल टीच यू ऑल दोज टेक्निक्स, वेदर इट इज एलिमिनेशन मेथड्स या कहीं पे एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड जो यूज होता है जैसे वनली वगैरह, तो किस तरीके से ये रॉन्ग होता है और क्यों रॉन्ग होता है और किस तरीके से यूपीएससी इज ऑल्सो चेकिंग द कैंडिडेट्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गेस मास्टरगिरी में पहले काफ़ी लोग सफल भी हुए हैं, लेकिन कई सारे लोगों का बहुत निगेटिव भी होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। लेट अस से यू हैव अटेम्प्टेड 70 क्वेश्चंस। ठीक है, इन द प्रीलिम्स यू हैव अटेम्प्टेड 70 क्वेश्चंस, जिसमें से क्या हुआ आपका 24 क्वेश्चंस जो है रॉन्ग हो गए। ठीक है, निगेटिव हो गए 24 क्वेश्चंस।
ना इसका 1/3 कितना होगा 8 क्वेश्चन, तो 24 + 8 कितने हो गए, ये हमारा हो जाएगा -32 क्वेश्चन, बचे कितने 38 है ना, हाँ 38 क्वेश्चंस बचे। दैट मीन्स आई स्कोर्ड ओनली 76 मार्क्स। वाइल अगर हम सच में अपने आप को ऐसे ट्रेन करें कि 38 और +8, ये हमारा 8 किससे गया, करेक्ट क्वेश्चन से ही गया बिकॉज ऑफ निगेटिव मार्किंग, तो 46 एटलीस्ट हमारा 46 करेक्ट होता, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको 46 ही करेक्ट करना है क्योंकि कट ऑफ कुछ भी जा सकता है एंड वी कांट प्रेडिक्ट, तो इसमें आपको 92 मार्क्स है, ये एकदम प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ प्रीलिम्स हो गए, आप आउट ऑफ रेस हो गए, और इस केस में देयर इज प्रोबेबिलिटी, तो यू नीड टू ट्रेन इन दिस मैनर, ओके। कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी या एचआर एजेंसी ये ऑलवेज दे विल ट्राई कि गेस्ट मास्टर वाले लोग नहीं आए, तिग्रमबाजी वाले लोग नहीं आए, दे विल ऑलवेज थिंक कि जो व्यक्ति सच में मेहनत कर रहा है और लगा हुआ है, दे गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशंस, ठीक है। दैट विल बी द पर्पस ऑफ द यूपीएससी की चेक योर ऑल एस्पेक्ट्स, दे विल चेक आल्सो द प्रेजेंस ऑफ माइंड, बट कई बार क्या होता है कि लोग तुक्का करी, मैं वन लिया है गलत होगा, आई विल मार्क इन नेगेटिव, और ये फिर दे गेट थ्रू प्रीलिम्स आल्सो, तो ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि यू नीड टू इम्प्रोवाइज ऑन योर नॉलेज पार्ट, और रिटेंशन जो है वो सबसे की रोल प्ले करेगा आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में भी, तो रिटेंशन पे आपको ध्यान रखना है, और यू नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, रिवीजन पे भी ध्यान देना है, इसीलिए मैं जैसे जो आपको होम असाइनमेंट भी दिया हूँ तो इसको मैं बोल रहा हूँ 2 टाइम्स आपको पढ़ना है, ठीक है, इस वीक ही, और तो वंस इट विल बी रिपीटेड अगेन, मतलब हियर यहीं पे आपको रिपीट हो जाएगा। हम कम पढ़े लेकिन हम इतना पढ़े कि इट इज रिटेन्ड इन आवर माइंड, ओके। तो और सेकेंड थिंग क्या होता है कि आपको इन डेप्थ स्टडी करने से क्या होता है, चीजें देयर विल बी एसोसिएशनल इफेक्ट ऑन योर ब्रेन, तो उससे आपके कई सारी चीजें जो होती है आपके रिटेंशन कैपेसिटी में मतलब हेल्प करती है, ठीक है। ऑल राइट, तो वी बिगिन टूडेज लेक्चर। आज 28 तारीख है, तो ये हमने एक टाइमलाइन आपको बता रखा है कि अभी से नोटिफिकेशन आने में 96 डेज है, और ये सब के इन बिटवीन मतलब इसके बीच का टाइम ड्यूरेशन, इसके बीच का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है एक तरीके से, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं मैप एक्सरसाइज से। स्लोली हम मैप एक्सरसाइज में इतना इम्प्रोवाइज कर लेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस से कि इट विल बिकम इजी फॉर अस, ठीक है, एंड इट इज रिलेवेंट टू आवर टॉपिक ऑल्सो। सो ये है फ्रेंच गुयाना, हाँ ये लिखा हुआ, दिस वन इज फ्रेंच गुयाना, और यहाँ पे कौरो करके ये है स्पेस सेंटर, यहां से हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट कई बार लॉन्च हुए हैं, जैसे कि GSAT-9, जिसको कि साउथ एशिया सैटेलाइट भी कहा जाता है, इसको पहले सार्क सैटेलाइट कहा जाता था, बट इसमें चूंकि पाकिस्तान नहीं है, एक्सेप्ट पाकिस्तान, ऑल द सार्क कंट्रीज आर यूजिंग दिस सर्विस ऑफ दिस साउथ एशिया सैटेलाइट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है एक तरीके से, और कौन सा ये कोरो स्पेस सेंटर है कहाँ पे, फ्रेंच गुयाना में, ठीक है। एंड एरियन 5 जो है वो है एरियन 5, ठीक है, ये है रॉकेट, एरियन 5 इज द रॉकेट which is used to launch these satellites, communication satellites, heavy satellites, ठीक है।
ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट है, ए रॉकेट है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये रॉकेट है। एंड वेगा जो है, तो सो दिस इज इक्विवेलेंट टू आवर GSLV, ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू आवर GSLV Mark 3, similar to this one, but it's much better, it can take higher payload, Ariane 5। इसी तरीके से वेगा एक है रॉकेट, वो भी ESA का ही, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही है वेगा, एंड इट इज सिमिलर टू आवर PSLV, ठीक है। ये लो वेट पेलोड लॉन्चिंग व्हीकल है। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। और एक फ्रेंच गुयाना जो फ्रांस, इट्स द पार्ट ऑफ फ्रांस, ठीक है। और यहाँ पे कोरो एक स्पेस सेंटर है, जैसे हमारा इसरो का श्रीहरिकोटा है लॉन्चिंग पैड, सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो उसी तरीके से कोरो है। ओके ना, हमने लास्ट टाइम ऑर्बिट में ये पढ़ा था कि ऑर्बिट में किस तरीके से लॉन्च हुआ लियो, उसके टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ा था। सो आज हम सारे टाइप्स ऑफ ऑर्बिट पढ़ेंगे। सो अबाउट ऑर्बिट, जॉन केपलर, ही इज द एस्ट्रोनॉमर। तो ही हैज स्टडीड अबाउट ऑर्बिट्स इन 17th सेंचुरी, ठीक है। मैंने जस्ट इनका नाम लिख दिया बिकॉज ही इज द वन हु हैज स्टार्टेड इट्स स्टडी। तो केपलर लॉ भी है दैट वी यूज्ड टू स्टडी इन 12th और 11th क्लास, जिसमें ऑर्बिट के बारे में, एलिप्टिकल ऑर्बिट और उन सब के टाइम पीरियड के ऊपर रिलेशनशिप एक बताया गया है। सो बट दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर आवर UPSC पर्पज, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। So what is orbit? An orbit is the curved path that an object in space, ठीक है, an orbit is the curved path that an object in space such as a star, planet, moon, asteroid or spacecraft takes around another object due to gravity, ठीक है। तो gravity play very great role in orbital movement, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि mv²/r है, ठीक है। तो इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। हम समझने के लिए ये कर सकते हैं, जैसे हम अगर एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो जियो क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक होता है, ओके। सैटेलाइट प्लेस्ड इन द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, सैटेलाइट, दो सैटेलाइट्स विल बी प्लेस्ड इन द इक्वेटोरियल प्लेन, सर्कलिंग वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करता है, ठीक है। सो सर्कलिंग वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेशन बाय ट्रेवलिंग एट एग्जैक्टली द सेम रेट, दैट्स व्हाई दे आर जियो स्टेशनरी, ठीक है। अगर सेम रेट से वो ट्रेवल करेगा, सो दैट्स व्हाई दे आर जियो स्टेशनरी। क्यों? क्योंकि इसका जो रिलेटिव मतलब वेलोसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई इट लुक्स स्टेशनरी। जैसे कि हमें कोई ट्रेन मूवमेंट में लगता है, क्यों? बिकॉज वी आर स्टैंडिंग एंड ट्रेन इज मूविंग। बट अगर हम दोनों ट्रेन सेम स्पीड से जाएगा तो हमारा स्पीड क्या होगा? सेम होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जीरो हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट लुक्स स्टेशनरी। नाउ इट हैज लो इंक्लिनेशन, इनफैक्ट इन आइडियल सेंस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो इंक्लिनेशन होगा वो 0 डिग्री होगा, दैट इज कंप्लीटली एग्जैक्टली इन द इक्वेटोरियल प्लेन होगा, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से इनसेट जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में था, इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स। इट वाज कमीशन्ड इन 1983, ठीक है। सो दिस इज आल्सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो है। हाँ, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है उसका 3 किलोमीटर पर सेकेंड है, दैट वन कैन कैलकुलेट इजीली, बट वो सब भी इतना मतलब इट्स नॉट, इट्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एल्टीट्यूड, ओके। तो एल्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का एल्टीट्यूड क्या है? 35,786 किलोमीटर, ये हमने पहले भी बताया था। 35,786 किलोमीटर इज एल्टीट्यूड, ठीक है, इन इक्वेटोरियल प्लेन, दैट यू नीड टू
रिमेंबर, ओके। Now inset जो है, inset चूंकि हमने नाम लिया है तो we will study it. We will, however, in the subsequent class we will study about the space satellite system जो कि इंडिया के पास है. We will look into detail some of the important satellite system क्योंकि काफी सारे हैं तो, but we will see into. तो inset के बारे में हम देख रहे हैं इसलिए कि it has certain other relevance. So inset was the joint venture. Inset was the joint venture of few departments. So it was the joint venture of Department of Space, Department of Telecom, IMD, Indian Meteorological Department, ठीक है, ये हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में. एंड ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, एंड दूरदर्शन, ये दोनों सिस्टर एजेंसी हैं, ठीक है. दीज कम्स अंडर प्रसार भारती. प्रसार भारती किससे आया? प्रसार भारती इज द स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी. ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, केम थ्रू प्रसार भारती एक्ट 1990, ठीक है. एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ आईबी जो है वो ऑनर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है. नाउ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दिस कम्स अंडर, दिस इज एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. This one is also very important department for cyclones, storms, weather, and it is the one of the regional center of World Meteorological Organization, WMO. So it is one of the regional center. There are 6 regional centers of World Meteorological Organizations, and IMD is one of them. Now Department of Telecommunication. This one comes under Ministry of Communication. When we are going to study the India yearbook, so we will study about the department also, and in India yearbook there are so many important things, so we will study it subsequently. Now Department of Space, ये PMO के अंतर्गत आता है. Prime Minister is the heading this department, okay. This is not under any ministry, Department of Space. Since we are talking about department, so Ministry of Home Affairs, MHA, and Finance Ministry and Defense Ministry, इन 3 के डिपार्टमेंट आप देख लेना. जैसे MHA के 6 डिपार्टमेंट है आई सपोज, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी 6 डिपार्टमेंट है. डिफेंस के आई थिंक there are only 5 departments under it. तो इन 3 के सबसे हाईएस्ट डिपार्टमेंट, जैसे MHA and finance, they have equal departments under it, and defense has one less than this MHA and finance ministry, okay. ना ये है कि हाउ वी पुट सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट. तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम एक बॉल, वी टेक वन बॉल, और जब हम बॉल को ऐसे ड्रॉप करते हैं तो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगता है. सो देयर इज ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? दोनों तरफ 0 है, तो कुछ नहीं. व्हेन वी पुट सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, सो देयर विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आल्सो, ओके. और जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा तो द रिजल्टेंट विल बी समवेयर लाइक दिस, ठीक है. सो क्या होता है कि जब सैटेलाइट भी लॉन्च होने में क्या होता है, व्हाट डिड रॉकेट यूज टू डू, कि दे पिक द ऑब्जेक्ट हियर, ऑब्जेक्ट इज सैटेलाइट,
and they put it into at such a distance कि जहाँ पे कि it has this horizontal component like this and this gravity जो होता है gravitational force, तो ये वाला component like this and the its subsequent resultant force will be in such a manner कि they will always like ये गिरेगा लेकिन फिर again इसका vertical component इसको balance horizontal component balance करेगा और then it will move around in a circle or elliptical orbit. ठीक है? It depends upon eccentricity also. These are the phenomena of astrodynamic physics. Okay? और mathematical equation इसको help करता है to understand it. Okay? जैसे हम बॉल को भी कभी अगर बहुत तेजी से फेंकते हैं तो then we see its path has curvature. ठीक है? तो उसी को और फोर्स जब देंगे तो it will reach to a certain distance from earth कि that it can orbit in a circular way. Now this is geostationary orbit. We are already reading that geostationary orbit. ठीक है? At a distance of 35,786 kilometer. ठीक है? Since it is at a very large distance from the Earth, so only three satellites are required to cover the entire Earth. ठीक है? Only 3 satellites are required to cover the entire Earth. अगर नीचे रहेगा so we require large amount of constellation. जैसे कि ये जो recent OneWeb launch हुआ, we require 648. Total number of satellites will be 648 in 12 planes. Each plane has 49 satellites. Okay? तो 49 satellites का एक constellation होगा एक जगह पे. So you can think कि उसको map करने में higher number of satellites required. But अगर if we put the satellites into geostationary orbit, ठीक है, then only 3 satellites are enough to map the entire Earth. ठीक है? So quite a few satellites are needed then lower altitude. तो हमने जो लॉन्च किया वो लियो में लॉन्च किया है. OneWeb was launched in LEO, low Earth orbit. Now what are its uses? Its uses, ये telecommunication satellites, it can be used as a telecommunication satellites. ठीक है? To stay constantly above one particular place. तो what happened? कि it can easily be oriented towards one antenna. ठीक है? So we have already studied that the gateway or antenna से का band will be like uplink or downlink that we have studied in and we have seen in the previous slides. So it helps antenna to stay pointed towards a particular satellite. It can be also used for understanding weather change patterns. Okay? Because for monitoring continuously if we observe the specific areas to how the weather trends emerge. So it can help in that also because it is pointing to a specific positions always. Now Indian launching vehicle, for that the GSLV objective of the GSLV is mainly its main objective is to launch the satellite into geostationary orbit. While Ariane 5, this one is the launching vehicle of European Space Agency. It is also used for launching higher payload in the geostationary orbit. ठीक है? And there will be other space agency also, वो भी हम देखेंगे comparative perspective से कि जैसे Roscosmos का कौन सा है रसिया का and NASA has which launching vehicle or Chinese launching vehicle. तो ये सब we will see in later on. जब भी time permit करेगा धीरे धीरे हम we will see it. Now this one is the geostationary satellites. Pictorial representation you can see कि ये इक्वेटोरियल प्लेन में होता है. ठीक है? और इसका इंक्लिनेशन भी ऑलमोस्ट जीरो होता है. ठीक है? सो एक होता है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट. ठीक है? द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट विल बी एट एन सर्टेन इंक्लिनेशन टू इक्वेटोरियल प्लेन पे. ठीक है? दे have certain inclination but geostationary orbit का inclination will be zero. So all the geostationary,
orbits are geosynchronous. Geosynchronous. Orbits. ये सर्कुलर भी होता है. ओके. सो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या है? स्पेशल केस है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का. ओके. जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज द स्पेशल केस ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. और ये हो गया सुपरसेट और ये हो गया हमारा सबसेट. ठीक है. ये हम वी विल सी इन we will see these things in CSET also, particularly those logic questions, all A or B. तो वो सेट थ्योरी जो होता है, this is used at many places for assertion reasoning questions also और deductive logic questions also. तो हम देखेंगे, ये भी हम देखेंगे कि how it can be solved easily also Venn diagram में set और subset से. But this one is tricky thing, so you need to remember also कि all the geostationary orbits are geosynchronous orbit. ठीक है. Geostationary orbits is the special case of geosynchronous orbit. ठीक. Okay. देखो दूसरा ऑर्बिट क्या होता है? लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि रिसेंटली ऑल दोस 36 OneWeb सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट. तो लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? ये दिस इज वन इज रिलेटिवली क्लोज टू द अर्थ एंड दिस इज फ्रॉम 160 किलोमीटर टू, इन जनरल लिखा हुआ मैंने पाया है कि 1000 किलोमीटर. ठीक है. बट कहीं कहीं 2000 किलोमीटर भी लिखा हुआ है. सो ठीक है, ये मतलब इन बिटवीन ये आपको ये डिस्टेंस रिलेटिवली ध्यान होने चाहिए कि किससे किसके बीच ये लो अर्थ ऑर्बिट माना जाता है. ओके. ना इसमें क्या होता है कि वी हैव मोर अवेलेबल रूट्स फॉर सैटेलाइट्स. व्हाई? तो इसीलिए मैक्सिमम सैटेलाइट्स आज के टाइम पे जो ब्रॉडबैंड सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर लॉन्च्ड इनटू लियो ओनली. देयर आर हायर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बट दे आर लॉन्च्ड इन लियो. ओके. व्हाई? क्योंकि टिल्टेड, जब अपन टिल्ट कर देंगे तो वी विल सी कि हायर नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी देयर. सो मोर अवेलेबल रूट्स फॉर सैटेलाइट्स ड्यू टू टिल्टेड ऑर्बिट्स फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन and very commonly used orbits. ठीक है. And what are its uses? Satellite imaging, being near the surface, since it's quite near to the surface, so that allow it to take images of higher resolution. Resolution क्या होता है? Resolution speaks about the details of an image. ठीक है. जैसे पिक्सल के बारे में बताता है, नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे, नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे ईच सेंटीमीटर और ईच mm में, तो इसके बारे में बताता है. जैसे स्पेक्ट्रल डिटेल्स के बारे में बता सकता है, कई सारे मतलब टेम्पोरल डिटेल्स के बारे में बताता है. तो हायर रिजोल्यूशन जो है इमेज के स्पेसिफिक मतलब ज्यादा डिटेल्स देगा. ठीक है. Now this LEO orbit is also, this one is very important. LEO orbit is used for International Space Station. So International Space Station जो है हमारा ISS, it's in low earth orbit. ठीक है. And that makes easier for astronauts to travel to and from it at a shorter distance. ठीक है. ऑर्बिटल वेलोसिटी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ध्यान रखने के लिए, बट यू कैन सी कि अराउंड 7.8 किलोमीटर पर सेकंड होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने एल्टीट्यूड पे ये है. एंड टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली अगर ये होगा इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स होगा. हमने 128 मिनट्स कहा था लास्ट टाइम, क्योंकि हम एल्टीट्यूड 2000 किलोमीटर लेके चल रहे थे. ओके. सो ये आपको ध्यान रखना है, अप्रोक्सीमेटली 160 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, ऐसे ही मतलब लोअर एल्टीट्यूड पे जो होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट कहलाता है. नाउ इंडिविजुअल लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स जो होता है that will be very less useful. It's quite common sense. ये assertion reasoning में आपको पूछा जा सकता है for tasks such as telecommunication. क्यों? क्योंकि इसका faster movement होता है. जब ये नजदीक होगा तो it will have much faster movement. ठीक है. So there will be difficulty in tracking. एंटीना से सिग्नल कैच करने में डिफिकल्टी होगी. So ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ओके. कि इंडिविजुअल लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है that is not useful for tasks such as telecommunications. Okay.
ये आप देख सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, और ये इंक्लिनेशन फ्रॉम इक्वेटर, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिट, ओके। सो इसलिए सिंस इंडिविजुअल सैटेलाइट्स जो होता है दैट इज नॉट मच यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन टास्क, सो देयर विल बी लार्ज कॉम्बिनेशन और कॉन्स्टलेशन ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन दोज ऑर्बिट्स। व्हाई? To make constant coverage of the specific, to provide constant coverage to the specific area. Now Ariane 5, look, this rocket is usually used to launch the satellites into geostationary transfer orbit, ठीक है, but Ariane 5 जो है इसने it was used earlier to with 20 ton payload to International Space Station, ठीक है। Ariane 5 जो है it was used to launch 20 ton payload, okay, to International Space Station. What is ATV? ATV is Automated Transfer Vehicle. So you can think कि 20 ton payload, हमारा satellite right now it has launched with 6 ton payload and it has launched with 20 ton payload. Basically मेरा purpose ये था कि you need to understand कि कितना heavy payload के साथ Ariane 5 can be used, okay, to LEO orbit. क्यों? क्योंकि because International Space Station जो है वो क्या है, कहाँ पे? Low Earth orbit में है. Now there is another orbit that is called medium Earth orbit, ठीक है? This one is anywhere between low Earth orbit and medium Earth geostationary orbit, ठीक है? Low Earth orbit and geostationary orbit के बीच में कहीं पे भी हो सकता है. So इनका exact distance is not defined, okay? So it's quite close, quite similar to LEO. Why? क्योंकि मतलब geostationary orbit altitude very high, okay, and LEO orbit has altitude less. So it has much more similar properties to LEO. It does not need to take specific paths around the Earth. So इनका कोई specific path भी नहीं है. They can be like have much more tilted plane from equator. So that's why it is used for मतलब various purposes. Commonly used by navigation satellites. तो जैसे IRNSS जो है हमारा regional navigation satellite system. It was in the news today also. Today or yesterday I suppose. So we will study that system. Navigation satellite हमारा IRNSS है, उसको नाविक कहते हैं. Now Galileo system जो है, this is the navigation satellite system of Europe. इसी तरीके से GPS जो है वो USA का है. So we will see the navigation satellite system of all the country कि कहाँ पे कौन कौन सा satellite system है. So Galileo is the navigation satellite system of Europe. और हमारे यहाँ का जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है दैट इज नेम्ड एज नाविक, ओके. सो मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के यूज में काम आता है, ओके. दिस वन इज फॉर रिप्रेजेंटेशनल पर्पस कि हाउ दिस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हैव बीन यूज्ड. Now another type of orbit is polar orbit. हमारे यहाँ PSL भी जो होता है वो frequently used होता है in general, ठीक है. So in this orbit satellites will travel from north to south, ठीक है. Includes traveling over Earth's pole in general, मतलब वो Earth के pole से भी travel करेगा across both poles. But it can have deviation also, 20-30 degree का deviation अगर होगा तो we can still say कि it's in the polar orbit. So it's a type of low Earth orbit. It's because altitude is very less in general, and as they are at low altitude between 200 to 1000 kilometers, ठीक है. 200 to 1000 kilometers. You need to remember these things कि 200 to 1000 kilometers के बीच polar orbit होगा. Now sun synchronous orbit, it's a particular kind of orbit, polar orbit, particular kind of polar orbit. sun से sun synchronous मतलब sun से it's relatively at the fixed positions with respect to sun, ठीक है. So this implies that the satellite always visits the same spot, ठीक है. sun से since it is synchronized with sun,
तो सेम स्पॉट सेम टाइम पे इट विल विजिट एट द सेम लोकल टाइम. फॉर एग्जांपल पासिंग द सिटी ऑफ पूर्णिया बिहार एवरी डे एट नून एग्जैक्टली. ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे लेटर से कि अगर ये 9 o'clock पे फिक्स किया गया है पूर्णिया के ऊपर, सो पूर्णिया बिहार को ये ऑलवेज 9 AM पे विजिट करेगा, देखेगा. ठीक है, एवरी डे. It also implies that satellite will always observe a point on the earth as if constantly at the same time of the day. वही चीज कही गई है. ठीक है, same time of the day में say it will always observe. So what will happen कि हम easily एक ही सेम पर्टिकुलर वेदर पैटर्न या कोई पर्टिकुलर पैटर्न को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं सेम टाइम पे, तो वी कैन ऑब्जर्व इट रेगुलरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. सो सन सिंक्रोनस orbit it is a type of particular type of polar orbit. Okay, ये है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. ओके, 600 to 800 किलोमीटर के अराउंड होता है. एल्टीट्यूड विल बी 600 to 800 किलोमीटर्स. ठीक है, so it's sun synchronous orbit usually at an altitude of 600 to 800 kilometers, between 6 to 800 kilometers. ठीक है, satellites in SSO sun synchronous orbit are synchronized. That means if there will be constant, मतलब let us say कि we put satellite in such a positions कि constant dawn या dusk से बीच in between रहे. ठीक है, so that कि अर्थ का शेड ना पड़े. So let us assume कि ये हुआ सन और इसके अराउंड ये अर्थ सर्कल कर रहा है. ठीक है, ये सन हुआ और इसके अराउंड अर्थ सर्कल कर रहा है. और सर्कल अगर इसके चारों तरफ ये कौन सा हमारा सर्कल कर रहा है, लेट अस से पोलर ऑर्बिट में ये हमारा SSO सैटेलाइट्स जो है वो ऑर्बिट कर रहा है. तो अब अगर SSO को हम अगर ऐसे जगह फिक्स कर देंगे लेट अस से कि ऑलवेज ये यहाँ से रिलेटिव पोजीशन इसका ये रहे, तो क्या होगा कि अर्थ का शैडो इस पे पड़ेगा. ठीक है, बट अगर हम इसको इस तरीके से फिक्स करें कि डाउन टू डस्क, मतलब दैट मीन्स कि इधर आया तो ये इससे इस तरफ आएगा. अगर इफ इट इज दिस वन इज द मूवमेंट ऑफ द सैटेलाइट, तो इसके बियॉन्ड क्या होगा कि देयर विल बी शैडो ऑफ अर्थ. और इसके बियॉन्ड तो सो इस दोनों के बीच फिक्स किया जाता है रिलेटिव पोजीशंस. ओके, इसका मतलब यही है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द SSO. नाउ व्हाट आर इट्स यूसेज? एप्लीकेशन ऑफ वेदर पैटर्न to help predict weather or storms when monitoring emergency like forest fires or flooding. ठीक है, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन कुछ हुआ तो उसको भी मॉनिटर ये कर सकता है. और टू एक्यूमुलेट डाटा ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स लाइक डिफोरेस्टेशन और राइजिंग सी लेवल्स. तो इन सब चीज़ों को ये ऑब्जर्व करता है. सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट होता है SSO वाले, वो सारे ये सब उनका यूसेज है. Now coming to the next type of orbit, this is transfer orbit and इसी को geostationary transfer orbit भी कहते हैं. So it's a special kind of orbit used to get from one orbit to another. When we are sending satellites into geostationary orbit, which is at an altitude of 35,786 kilometers. So since it is such a height, so quite a long distance, so we require very higher amount of fuel. And if you have studied about the rocket, so usually its total lift of weight, if you will see, like recently the launch vehicle Mark 3 has total lift of weight of 644 tons. So the majority part of that weight is of the fuel. So in order to save the energy, we use the techniques of provided with the help of this astrodynamics. So we use the techniques of geotransfer orbit, and from geotransfer orbit we transfer with the help of eccentricity and other things, we transfer machine findings. So like we transfer the satellites into geostationary orbit, okay, which is at a distance of almost close to 36,000. So an orbit whereby using relatively little energy, okay, from built-in motors, the satellite or spacecraft can move from one orbit to another. So with highly eccentric orbit, the satellite can quickly go from being very far to very near Earth's surface. ठीक है, very far
to from very near Earth surface, depending on where the satellite is on the orbit. So at apogee, apogee क्या होता है? जो farthest point होता है. Payload fires its engine in such a way कि उसका eccentricity change होके जीरो हो जाए या कुछ इस तरीके से हो जाए कि that they change its orbit. ठीक है? Payload fires its engine in such a way that it enters into the onto the circular geostationary orbit. ये पिक्चर है जैसे मैं उस दिन बता रहा था इन द लास्ट क्लास कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जियो ट्रांसफर ऑर्बिट से कैसे जाते हैं. सो फ्रॉम हियर दिस लॉन्चिंग व्हीकल पुट द satellites here, okay, payload here, they put the payload here in GTO, geostationary transfer orbit. From GTO this is its elliptical path having higher eccentricity. तो यहाँ पे जब ये पहुँचा, so through maneuvering and through firing of the engines we change its eccentricity in such a manner that it attains this circular path. Okay. Now हम previous year question solve करते हैं. अभी हम थोड़ा slow चल रहे हैं. We will slowly pick up and increase the coverage of the syllabus in each lecture. So ये previous year questions आया था इसी subject से related. 2011 में ये question आया था. Satellites used for telecommunications relay are kept in geostationary orbit. ठीक है? A satellite is said to be in such an orbit when the orbit is geosynchronous. ठीक? The orbit is circular. The orbit lies in the plane of Earth's equator. The orbit is at an altitude of 22236. Now अगर आपको ये याद हो सिर्फ एक ऑप्शन कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का एल्टीट्यूड क्या है, अभी जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है 35,786 किलोमीटर और 36,000 किलोमीटर. एटलीस्ट इतना भी ध्यान हो आपको. एंड इफ यू अंडरस्टैंड कि फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है तो थ्रू एलिमिनेशन, जो कि मैंने आज कहा कि थ्रू एलिमिनेशन ऑल्सो वी यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हम अगर इस तीन के बारे में नहीं भी जान रहे हैं तो जस्ट 4 ऑप्शन अगर गलत है तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, बचा कौन सा? Option A, and option A is the 1, 2, 3 is the correct option. So this one is the answer. Okay. This is also way of solving prelims questions. So I will time and again will tell you कि कहाँ पे कौन सा question किस तरीके से solve हो सकता है, and you need to practice it also so that कि ये आपको internalize हो जाए and slowly you will be able to practice it and will be able to perform it also in the real examinations. Okay, तो ये भी एक तरीका है. एग्जामिनेशन में जब हम बैठते हैं तो ऑब्जेक्टिव, पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले में ये एक तरीका है टू सॉल्व द एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. एनीवे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट. ठीक है, ये मैंने बोला ही था. जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज द स्पेशल केस ऑफ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट विथ इट्स इंक्लिनेशन एंगल इज 0. इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, दिस वन इज आल्सो सर्कुलर ऑर्बिट. ठीक है, with higher little bit inclination, higher inclination. The orbit is circular. Already I have told. Equatorial plane में होता है. That is also I have told. So the orbit lies in the plane of the Earth's equator. That is also told. So 1, 2, 3 okay, are the correct option. Okay. ये 2018 में आया है. Question. So with reference to India's satellite launch vehicles, consider the following statements. PSLV launched the satellites useful for Earth resources monitoring, whereas GSLVs are designed mainly to launch communication satellites. ठीक है. Satellites launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from a particular location on Earth. GSLV Mark III is a 4-stage launch vehicle with the first and third stage using solid rocket motors and the second and fourth stage using liquid rocket engines. Now you can see कि ये 2018 में आया था. So हम satellites के बारे में भी थोड़ा डिटेल we will study कि PSLV और उससे कौन-कौन से instruments we have launched previously, कौन-कौन से satellites we have launched, जो those which are important also, and GSLV से भी recently कौन-कौन सा important प्रोग्राम या मिशन accomplish किया गया है. We will see also. There are only 5 missions, so then of course we will see all those 5 missions.
एंड GSLV Mark 3 के बारे में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास कि ये 3 स्टेज है, इट्स नॉट 4 स्टेज, 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल, ठीक है, सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम एंड देन क्रायोजेनिक स्टेज अपर स्टेज, ठीक है. सो थर्ड इज रॉन्ग, तो ये और ये खत्म. Now satellites launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from particular location on earth. Second is wrong. क्यों? क्योंकि PSLV के बारे में what I was saying right now, SSO के बारे में जो हम बता रहे थे, ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये सन से रिलेटिवली फिक्स रहता है, नॉट फ्रॉम अर्थ, ठीक है, इट्स रिलेटिवली फिक्स फ्रॉम सन. तो सो सेकेंड इज गलत, तो वी रीच टू ए. PSLV लॉन्च दी सैटेलाइट्स यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग, ऑफ कोर्स मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है. एंड whereas GSLV आर डिजाइन्ड मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. सही बात है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. ये 2017 का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्लास हम इसी के थ्योरी से स्टार्ट करेंगे. और रॉकेट के बारे में भी हम कोशिश करेंगे स्टडी करने का नेक्स्ट क्लास में. सो द क्वेश्चन इन 2017 वाज आस्क्ड बाय UPSC कि द टर्म्स इवेंट होराइजन, singularity, string theory and standard model are sometimes seen in the news in the context of. ये 4 ऑप्शंस हैं. If you will see कि UPSC used to ask स्पेस से 1-2 क्वेश्चंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफ़ी ठीक-ठाक क्वेश्चंस, ठीक-ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क. एंड हम और भी चीज़ों को कोशिश करेंगे कि जल्दी कवर करें, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं, those are quite important topics. Biotechnology, nanotechnology, so these are important topics, we will see those things. And besides that you need to complete those home assignments also. हम उसको भी by December end we will start those static portions also, revising, studying, teaching, everything. Okay. So the terms event horizon, singularity, string theory and standard model are sometimes seen in the news in the context of. ये recently भी event horizon के बारे में कुछ news रहा है. So the correct option is A, observation and understanding of the universe. The event horizon, there is EHT, there is one event horizon telescope also, and it has helped right now in I suppose May 2022 to discover one black hole in the center of the at the center of the Milky Way galaxy, Sagittarius, I suppose, Sagittarius, yeah, not suppose, Sagittarius A is the name of that black hole. तो ये आपको याद होना चाहिए, इसी साल का न्यूज है. सो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, और इवेंट होराइजन जो है इट्स डिफरेंट थिंग, ठीक है. EHT मैं अलग चीज कर रहा हूँ. EHT इज ए टेलीस्कोप, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप. इवेंट होराइजन इज ए पॉइंट इन द ब्लैक होल सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम वेयर देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न. उसके बिलो जो है देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न. ओके. So we will study black hole in detail. And this one you need to remember कि Sagittarius A is the black hole at the center of the Milky Way galaxy. We are part of the Milky Way galaxy. Our solar system is the part of the Milky Way galaxy. तो ये आपको ध्यान होना चाहिए. Okay. आज के लिए इतना ही. And we will see next time. We will try to meet very soon. Okay. Thank you. Spread the news and subscribe the channel also. A, it's a Sagittarius, SAGITTARIUS, ठीक है, SAGI, Sagittarius, TRI, SGRA, it is also called SGRA.